तो देखिए, अब फिलहाल आप देखेंगे तंत्र के गुण। तंत्र के मुख्यतः दो गुण होते हैं। नंबर एक है गहन गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और नंबर दो है विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुण तंत्र या पदार्थ के वे गुण जो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वो कहलाते हैं गहन गुण। जैसे ताप, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव आदि। उदाहरण के लिए आपको समझाएं कि यदि कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम एक कप में थोड़ा सा जल ले लें या एक बाल्टी में ज़्यादा जल ले लें, दोनों का जो तापमान होगा वो कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। जितना कमरे का है, यदि 30 है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो ये जो गुण हैं ये उसकी पदार्थ की या तंत्र की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। आप थोड़ी मात्रा में लेंगे तब भी उतना ही होगा और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तब भी उतना ही। अगर स्रोत एक है, पदार्थ एक है, आप उसका थोड़ी मात्रा में लेकर घनत्व निकालें और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर उसका घनत्व निकालें, दोनों का घनत्व बिल्कुल एक समान होगा। तो घनत्व भी ऐसा ही उदाहरण है, पृष्ठ तनाव भी और श्यानता भी इसी तरह के उदाहरण है। तो कैसे आएंगे गहन गुण? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे ताप है, घनत्व है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट है नंबर 2, विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तंत्र या पदार्थ के वे गुण होते हैं जो उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्तीर्ण गुण। जैसे अणुओं की संख्या, मोल्स की संख्या, आयतन, द्रव्यमान यानी भार, ये क्या है? विस्तीर्ण गुण पदार्थ के। ये उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहें कि 1 किलो पदार्थ में और 100 ग्राम पदार्थ में किस में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी? सीधी सी बात है, जो ज़्यादा है उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, 1 किलोग्राम वाले में ज़्यादा होगी। अगर 10 ग्राम कोई पदार्थ है तो 10 ग्राम की अपेक्षा अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या या उसका द्रव्यमान या उसका आयतन 100 ग्राम वाले का ज़्यादा होगा 10 ग्राम की अपेक्षा। समझ रहे? तो ये गुण कहलाते हैं, जो मात्रा पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं विस्तीर्ण गुण। एक बार फिर इनके एग्जाम्पल सुनेंगे। जैसे अणुओं की संख्या, मोल्स की संख्या, आयतन या द्रव्यमान, ये पदार्थ के विस्तीर्ण गुण हैं। अब नेक्स्ट आप समझिए उदासीनीकरण उष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, आप जानते हैं कि अम्ल बेस से क्रिया करता है तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। अगर किसी अम्ल की क्रिया किसी बेस से कराएं तो कैसी प्रक्रिया होती है? उदासीनीकरण की। उस उदासीनीकरण की प्रक्रिया में जितनी उष्मा उत्पन्न या शोषित होती है वो कहलाती है उदासीनीकरण उष्मा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को किसी बेस के 1 ग्राम तुल्यांकी भार से तनु विलयन में उदासीन करने पर उत्पन्न या शोषित उष्मा की मात्रा उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। और ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये सदैव 13.7 किलो कैलोरी होती है। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 13.7 किलो कैलोरी होती है। और यदि उनमें से, एसिड और बेस में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में, इसका मान 13.7 किलो कैलोरी से या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl और NaOH है, ये आपस में मिलकर NaCl और H2O बनाते हैं और इसमें 13.7 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा नाइट्रिक एसिड और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, जल, और इसमें 13.68, ये भी 13.7 ही हो गया।
इतने किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ देखिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके केस में क्या है, पोटेशियम एसीटेट बनता है, जल बनता है, ये H2O, और 13.4 किलो कैलोरी यानी 7 से कम हुई। तो देखिए कम होती है या ज़्यादा होती है, यहाँ मैं संकेत के तौर पर बता दूं कि वो निर्भर करती है आयनन ऊष्मा पर। यदि आयनन ऊष्मा धनात्मक होती है तो इसकी वैल्यू 13.7 से अधिक हो जाती है, और यदि ऋणात्मक होती है तो 13.7 से कम हो जाती है। इसके केस में एसिटिक एसिड की जो आयनन ऊष्मा है वो कितनी है, माइनस में 0.3 किलो कैलोरी है, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाता है, 13.4 किलो कैलोरी। तो यहाँ ये है उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा NEU कैपिटल H के बारे में। एक बार फिर सुन लें, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को किसी बेस के 1 ग्राम तुल्यांकी भार से तनु विलयन में उदासीन करने पर उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। डेल्टा NEU कैपिटल H, NEU किससे, न्यूट्रलाइजेशन से, कैपिटल H इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया उदासीनीकरण ऊष्मा के विषय में। अब आप समझेंगे ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। इसको C से प्रकट करते हैं, कैपिटल C से। किसी तंत्र या पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। यदि मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसका तापमान कैपिटल T1 से कैपिटल T2 करने के लिए स्मॉल q ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसके अनुसार ऊष्माधारिता कैपिटल C बराबर होगा Q अपॉन कैपिटल T2 माइनस T1, या ये बराबर हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T, या करके C बराबर स्मॉल q अपॉन डेल्टा T कर दें हम, या dt कर दें, स्मॉल d और t, जहां पर C ऊष्माधारिता है, हीट कैपेसिटी, Q आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, T1 और T2 ताप अंतर है, T1 से T2 किया गया, तो डेल्टा T क्या हो गया, अल्प ताप वृद्धि। इसको डेल्टा T से भी या dt से भी, ये dt क्या है, स्मॉल यानी अल्प ताप वृद्धि, डेल्टा T। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझिए ऊष्माधारिता क्या है, कि किसी तंत्र या पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है, और इसे कैपिटल C से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक कोई पदार्थ है और उसका ताप कैपिटल T1 से T2 करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी है, स्मॉल q, तो उसको इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं कि ऊष्माधारिता C किसके बराबर होगा, स्मॉल q अपॉन T2 माइनस T1। इनका अंतर क्या कहलाया, डेल्टा T, अर्थात C बराबर q अपॉन डेल्टा T। समझ आ गया। इस डेल्टा T को हम स्मॉल dt भी कह सकते हैं। ये क्या है, अल्प ताप वृद्धि, ताप में कितनी वृद्धि हुई है उसका मान है। Q क्या है, आवश्यक ऊष्मा, और C क्या है, ऊष्माधारिता। अब एक दूसरी चीज है विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको भी C से प्रकट करते हैं, अब इसको स्मॉल c से प्रकट करते हैं। अब C तो एक जैसी ही बनती है,
एक थोड़ी बड़ी और एक थोड़ी छोटी। तो अब ध्यान करना विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। किसी तंत्र या पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या अंतर आया पहले वाले में और इसमें? केवल इकाई द्रव्यमान का। फिर ध्यान से सुनिए, किसी तंत्र या पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक इकाई द्रव्यमान का ताप कैपिटल T1 से कैपिटल T2 करने के लिए स्मॉल q ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर होगा किसके? स्मॉल q अपॉन T2 माइनस T1। अब इकाई द्रव्यमान और लिया है, तो इकाई द्रव्यमान का तात्पर्य यह हो जाएगा कि मान लो m द्रव्यमान है, तो C बराबर स्मॉल q अपॉन m और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 किसके बराबर हो जाएगा? ये q अपॉन m और डेल्टा t, या इसको dt कर सकते हैं, यानी स्मॉल c, अब ये नीचे आ जाएगा, मैं यहां इसका छोटा सा सूत्र बना देता हूं, स्मॉल c बराबर स्मॉल q अपॉन स्मॉल m इंटू डेल्टा t करें या dt करें, इस तरीके से ये विशिष्ट ऊष्माधारिता हो गई। समझ में आ गया?